नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल सक्षम एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्ब्स लॉ एंड रिलेटिव परमिटिविटी। ये आज हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट क्लास में मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, पहले उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्वेश्चन पूछा था, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और एक चार्ज अगर रेस्ट पे है और दूसरा मोशन में है और इनिशियल डिस्टेंस दोनों के अंदर कितनी है, हमारी r डिस्टेंस है या r0, जो भी कंसीडर करो आप, तो मुझे बताइए क्या हम यहाँ पे कूलॉम्ब्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपसे लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्ब्स लॉ में एक क्वेश्चन पूछा था, तो लिमिटेशन में मैंने आपको बताया था अगर दोनों ही चार्जेस किस पे हों, रेस्ट पे हों, तो कूलॉम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे ही करेंगे, और दोनों मोशन में हों तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ कूलॉम्ब्स लॉ फेल हो जाता है। सो कंडीशन क्या है, एक रेस्ट पे है और एक मोशन में है, क्या यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं? यस, वी कैन अप्लाई कूलॉम्ब्स लॉ, लेकिन कंडीशन क्या है कि मोशन आपका नॉन एक्सेलरेटिंग होना चाहिए। कैसा मोशन होना चाहिए? नॉन एक्सेलरेटिंग मीन्स एक्सेलरेशन जीरो, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मोशन हो रहा है, ये चार्ज आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है और ये आपका रेस्ट पे है, देन वी कैन अप्लाई कूलॉम्ब्स लॉ ऑन अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। हम यहाँ पे कूलॉम्ब्स लॉ यूज कर सकते हैं टू फाइंड फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस। ओके, और इसके एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। तब वो टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसका प्रूफ भी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और टॉपिक है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्ब्स लॉ। लास्ट क्लास में हमने कूलॉम्ब्स लॉ को स्टडी किया था और वहां से एक इक्वेशन डिराइव की थी, और इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, F = K Q1 Q2 by r²। हमने ये इक्वेशन डिराइव की थी। जिन बच्चों को ये इक्वेशन नहीं समझ में आ रही है वो जाके हमारा प्रीवियस वीडियो देखिए, उसके बाद में यहाँ पे समझ में आएगा। ये हमने इक्वेशन बना ली थी, और यहाँ पे क्या देखा हमने, फोर्स फाइंड कर लिया था कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q1 है एक Q2 है, और दोनों के सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, r। इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, F = K Q1 by Q2 Q1 Q2 by r²। लेकिन ये एक मैग्नीट्यूड था, इसके क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। क्योंकि देखिएगा यहाँ ये वाला जो सपोज दैट ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये वाला इसको रिपेल करेगा, तो ये तो ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आया भाई, जरा ये इसको रिपेल कितने फोर्स से कर रहा है, F = K Q1 Q2 by r², यही फॉर्मूला है। और ये इसको कितने फोर्स से रिपेल कर रहा है, सेम। तो दोनों जो हैं सेम फोर्स से क्या कर रहे हैं, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको इधर रिपेल कर रहा है। तो यहाँ पे जो वेक्टर फॉर्म पढ़ने का जो है, ये क्या है कि हमें ये वेक्टर फॉर्म हमें बताता है कि Q2 का जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी और Q1 के फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का ही सेम है, क्योंकि फॉर्मूला जो हमारा बना है उसमें Q1 Q2 दोनों ही इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म में जो चेक करते हैं वो ये चेक करते हैं कि Q1 जो है वो Q2 को किधर, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, Q2 कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है ये हम सुपरपोजिशन के अंदर भी पढ़ेंगे। जो वेक्टर फॉर्म के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होगा, उसमें हमें इस वेक्टर फॉर्म की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियली हमने कहा कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, r
हमने कहा। यहां कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर हमने क्या किया, Q1 एंड Q2 पॉजिटिव चार्ज हैं। कैसे चार्ज ले लिए भाई हमने, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किए। अगर दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं तो मुझे एक बात बताओ आप, Q1 और Q2 दोनों ही पॉजिटिव है तो Q1 Q2 को क्या करेगा, कहेगा आजा मेरे पास, ऐसा नहीं ना, ये क्या करेगा, रिपेल। क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, इसको अपने से दूर भगाएगा, मतलब उधर, हाँ। और ये वाला क्या करेगा, Q2 Q1 को कहेगा तू निकल यहां से भाई, तेरी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। तो Q1 क्या करेगा, कह रहा निकल, तेरी जरूरत नहीं है, मुझे सेम वाला बंदा नहीं चाहिए, ठीक है। जैसा कि अपोजिट जेंडर में हमें ज़्यादा अट्रैक्शन होता है ना, कुछ ऐसा ही यहाँ पे है, ये सेम चार्ज है तो दोनों क्या है, एक दूसरे को भगा रहे हैं, कह रहा निकल यहाँ से, तो ये इसको निकाल रहा है इधर, ये कहता तू इधर निकल, ठीक है। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं क्योंकि दोनों ही सेम चार्ज हैं। चलो, सो यहाँ पे मैं क्या कंसीडर करता हूँ कि Q1 ने Q2 को इधर को भगा दिया, तो इधर एक फोर्स लगा, किसने लगाया, Q1 ने। मैंने इस फोर्स को नाम दे दिया F12। क्या नाम दे दिया, F12। मतलब फोर्स लगाया है किसने, पहले चार्ज ने, किस पे, दूसरे चार्ज पे। तो फोर्स बाय, तो यहां क्या लिखा भाई मैंने, F12 का नोमेनक्लेचर कर दिया मैंने, फोर्स बाय Q1 ऑन Q2, ठीक है। इधर से Q2 ने Q1 पे कह रहा तू भी निकल यार, लेकिन इसने इस पे इधर फोर्स लगाया ना, तो ये कौन सा फोर्स आ गया भाई आपका, F21। तो इसको क्या बोलेंगे, फोर्स बाय Q2 ऑन Q1 चार्ज। सो यहां से देखिएगा, तो यहां पे क्या हुआ, F12, मतलब किसने फोर्स लगाया, पहले ने दूसरे पे, ठीक है। नोमेनक्लेचर ये है, बुक में कुछ और हो सकता है, ऐसा कोई फिजिक्स में कोई रूल नहीं है कि हम बुक के अकॉर्डिंग ही चलें, हमने अपने अकॉर्डिंगली नोमेनक्लेचर कर दिया, ये हमारे पे डिपेंड करता है, ठीक है। आगे देखिए, अब एक बात बताओ मुझे, जब फोर्स ये इधर लगा रहा है तो डिस्टेंस कौन सी, यहां से ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कि इधर से इधर, Q1 जब इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे हम। तो हमने इसको बोल दिया R12। क्या बोला, डिस्टेंस फ्रॉम 1 टू सेकेंड चार्ज, भाई पहले चार्ज से दूसरे चार्ज की डिस्टेंस को बोल दिया। और तब ये इस पे चार्ज लगाएगा तो ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो इधर जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको हमने बोला R21। क्या बोल दिया, R21, डिस्टेंस फ्रॉम 2 से फर्स्ट। आ गई बात समझ में, चलो तो यहां पे भी लिख देते हैं हम, R12 क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम Q1 टू Q2, एंड R21 क्या हो गया भाई, डिस्टेंस फ्रॉम Q2 टू Q1। Q2 से Q1 आए तो डिस्टेंस हमारी 21, और Q1 से Q2 चले गए तो 21। बुक में आपका अपोजिट हो सकता है, 21 हो सकता है, जो मैंने नोमेनक्लेचर किया है, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम इसको बुक के अकॉर्डिंगली कंसिडर करें। वैसे नोमेनक्लेचर आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, यहाँ अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, ये लिखा आपने। चलो अब मैं आगे बताता हूँ। तो पहले ये वाला फोर्स निकालते हैं भाई, F12 निकालो, कितना आएगा भाई। तो आप क्या निकालते हैं, वेक्टर है ना, हमने इसकी डायरेक्शन, भाई वेक्टर का क्या मतलब होता है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, उसके साथ क्या लगा हुआ, मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड तो ये है हमारा, तो क्या लगाया, K Q1 Q2 बाय R।
ये क्या आ गया हमारा मैग्नीट्यूड। और अगर हम इसके साथ डायरेक्शन अप्लाई कर दें, डायरेक्शन लगा दें, तो वो क्या हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म। तो अब इसकी डायरेक्शन किधर है भाई, इधर है। मतलब F12 की जो डायरेक्शन है कौन बता रहा है, R12। और डायरेक्शन बताने के लिए हमारे पास एक वेक्टर होता है जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। क्या नाम है, यूनिट वेक्टर। पढ़ा था हमने जब 11th क्लास में वेक्टर पढ़ा था, उस दौरान हमने पढ़ा होगा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो ऐसा वेक्टर जो हमें डायरेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, हम डायरेक्शन बताने के लिए, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट 1। ए कैप हम कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या था भाई, ए कैप क्या आता था आपको याद हो, मैग्नीट्यूड, सॉरी ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला आता था हमारे पास। जरा अपनी 11th क्लास को पीछे जाइए तो आपको ये समझ आएगा। तो यूनिट वेक्टर क्या है, मैं किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए यूज किया जाता है। तो देखिएगा, तो यहां से हम यहां से समझिए इसको, ए वेक्टर किसके बराबर होगा भाई, ए मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप। समझ आया, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप ए मैग्नीट्यूड ए कैप। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड लिख दो और उसका यूनिट वेक्टर लिख दो, वो किसके बराबर होता है, वेक्टर के बराबर। तो यहां से देखो, इसका हमने मैग्नीट्यूड लिख दिया, इसकी डायरेक्शन भी बता दें, इसकी डायरेक्शन भी बता दें हम, तो डायरेक्शन क्या होगी, R12 कैप। भाई इसी डायरेक्शन में है ना, तो R12 कैप। समझ आया। सिमिलरली आप यहां पे देखिएगा, क्योंकि देखिएगा अगर इसका R12 हो या R21 हो, दोनों का अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो R ही आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ सीधा ही R लिख दिया है। ठीक है, यहाँ R12 या 21 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ डायरेक्ट हम R² ही लिखेंगे। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपके लिए, R12 हो इसका मैग्नीट्यूड या R21 का मैग्नीट्यूड क्या है, R के बराबर ही है। ठीक है, ये हमने डायरेक्शन यहाँ लिख दी है। ओके, इसी तरीके से 2 1 इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन कौन बता रहा है, ये इस डायरेक्शन में है, तो इसका यूनिट वेक्टर R21 यूनिट वेक्टर। तो F12 और F21 हमने क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है, और आप इसको लिख लीजिएगा। समझ आया आपको, क्या यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन। अंडरस्टूड। तो आप इसको लिखिएगा। हम आगे करें, चलो मैं इसको रब कर रहा हूं अभी। ये आ गया R12, ये आ गया R21, और ये था हमारा Q1 एंड Q2, यही आया था। चलो अब हम यहाँ लिख देते हैं, F12 हमारा आया K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R12 कैप। ओके, तो यहाँ से हम इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो हमने पढ़ा ही था, अभी मैंने बताया, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड। यस, तो यहाँ पे देखिएगा, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, के Q1 Q2 R12 वेक्टर R स्क्वायर, और यहाँ आ गया R12 मैग्नीट्यूड। और R12 मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, R के बराबर, तो स्क्वायर हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, R12 मैग्नीट्यूड R स्क्वायर इंटू R,
और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यूब आर क्यूब, ओह सॉरी आर क्यूब। ये आपका F12 हो गया, क्योंकि देखिएगा R12 और का जो मैग्नीट्यूड होता है किसके बराबर है, हमने R के बराबर ही है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन ही चेंज है, बाकी डिस्टेंस दोनों में ही बराबर है, ये R के इक्वल होता है, यहाँ R क्यूब आ चुका है, और ये पूरा क्या आ गया, वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R क्यूब R21 वेक्टर। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, F12 को लिखा, सिमिलरली वी कैन राइट के Q1 Q2 बाई R क्यूब बाई R21। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लो और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को देखिएगा, मैग्नीट्यूड तो दोनों का ही बराबर है, देखो सिर्फ चेंज क्या है, इनकी डायरेक्शन। तो यहां पे देखिएगा एक ही लाइन ऑफ एक्सिस पे काम कर रहे हैं ना, F12 और F21, सिर्फ क्या डायरेक्शन चेंज है। तो तब दो वेक्टर एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे काम करते हैं और दोनों की ही डायरेक्शन क्या है, दोनों की डायरेक्शन क्या है भाई, अपोजिट है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते, डायरेक्शन के लिए माइनस यूज करते कि नहीं करते, हम लोगों ने 11th क्लास के अंदर पढ़ा है। ये इधर है, तो अगर ये इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं सपोज दैट, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अगर डायरेक्शन ले रहे हैं तो सिर्फ यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव सिंबल। और इस नेगेटिव सिंबल तो F21 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, बाई R क्यूब R12 माइनस, क्या मैं लिख सकता हूँ ये। और मैंने यहाँ पे माइनस लिखने के बाद देखिएगा, ये माइनस मैं यहाँ लेके आ गया, यहाँ लिख दिया मैंने। इस इक्वेशन में यहाँ फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो, माइनस को छोड़ दो, दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, दोनों ही सेम है कि नहीं है। सो तो यहां पे हमारी F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R क्यूब R12, F21 हमारा आ जाता है के Q1 Q2 बाय R क्यूब R21 कैप, इसको हमने लिख दिया था R12 माइनस। इन दोनों इक्वेशन से, ये फर्स्ट इक्वेशन था हमारा, ये सेकंड इक्वेशन था, और दोनों ही इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से कंपेयर करने के बाद में हम क्या लिख सकते हैं कि भाई देखो दोनों का अगर मैग्नीट्यूड लें तो सेम है, मतलब F12 का मैग्नीट्यूड और F21 का मैग्नीट्यूड तो हमारे पास सेम है, बट अगर डायरेक्शन की बात करें दोनों के तो क्या होंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो देखिएगा F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, क्या मैं ऐसे लिख दूं इसको, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का ही सेम है, सिर्फ क्या चेंज आया है यहाँ पे, माइनस का। एंड दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, यही तो हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ था, और हमने कहा भी था कि कूलॉम्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है, तो आपके सामने है सॉरी। सो हमने कहा F12 एंड F21, और ये आपका क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब अगर ये इसको रिपेल कर रहा है तो सेम फोर्स से ये भी इसको रिपेल करेगा। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड ऑल दिस डेरिवेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ फॉर 2 पॉइंट चार्जेस। ओके, इसको छाप लो। तो यहां से हमने देखा, अगर दो चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस हैं आपके, दोनों ही एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, दोनों ही अगर एक स्ट्रेट लाइन पे हैं तो क्या होगा, F12 दोनों ही चार्जेस पे लगने वाले फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ क्या चेंज है, उनकी
डायरेक्शन चेंज होगी, सिर्फ क्या चेंज होगी, उनकी डायरेक्शन चेंज होगी। लेकिन ये था अगर दो चार्जेस आपके किस पे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे है। लेकिन अगर दोनों पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन प्लेन, अगर दोनों पॉइंट चार्जेस प्लेन में प्लेस कर दिए जाएं, कोई एक्स वाई प्लेन वाई जेड या जेड एक्स प्लेन में प्लेस कर दिए जाएं, तो उसके लिए कूलम्ब्स वेक्टर फॉर्म कैसे यूज करेंगे, कहाँ से कूलम्ब्स लॉ हम वहां पे यूज करेंगे, तो वो भी देख लीजिएगा आप। तो यहां पे हमने कहा ये हमारा x है और ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। हमने कह दिया यहाँ पे दो चार्जेज है हमारे, ये Q1 है और ये Q2 है, हमने प्लेस कर दिए। और दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस कंसीडर करते हैं भाई हम लोग, हमने कह दिया दोनों के बीच कितनी डिस्टेंस है, वही r डिस्टेंस हमने कंसीडर की है। टू चार्जेस कहाँ रख दिए हमने, दोनों ही प्लेन में हैं और दोनों के बीच कितनी डिस्टेंस है भाई, r डिस्टेंस है। अब यहां पे कैसे कैलकुलेट करें फोर्स, तो यहां पे इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए हमें पहले क्या कंसीडर करने पड़ेंगे, इसके पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है ये आपका। तो पहले हमने क्या किए, यहां दो पोजीशन वेक्टर कंसीडर कर लिए। ये आपका r1 है और ये आपका r2। ठीक है, यहां आपका ओरिजिन है भाई, ये आपका ओरिजिन दिया हुआ है। r1 पोजीशन वेक्टर है Q1 का और r2 पोजीशन वेक्टर है Q2 का। तो ये पोजीशन वेक्टर क्या है भाई, हमने वेक्टर्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि जो पोजीशन वेक्टर हैं वो हमें पॉइंट, हमें Q1 की पोजीशन बताते हैं कि XY प्लेन के अंदर Q1 की पोजीशन क्या है। थोड़ा सा आपको याद करवाता हूँ, आपने कोई पॉइंट लिखा होगा, सपोज दैट कंसिडर कर लें कि Q1 की पोजीशन क्या है 3 4। ठीक है, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखते थे हम, 3i + 4j। ये मान लो r1 कैप, r1 है, ऐसा ही तो लिखते थे हम लोग, याद आया कुछ। तो यहां पे इसका क्या मतलब हुआ कि जो Q1 है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है भाई, x की तरफ 3 चलो और फिर y की तरफ 4 चलो। ठीक है, x की तरफ 3 पॉइंट और y की तरफ 4 पॉइंट चलोगे तो आपका Q1 चार्ज रखा हुआ है भाई वहां पे। सो ये 3 4 पॉइंट जो है ये हमें r1 क्या है, हमारा r1 पोजीशन वेक्टर। कुछ समझ आया आप लोगों को। तो पोजीशन वेक्टर क्या बताते हैं हमें कि इस XY प्लेन के अंदर Q1 है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, Q2 जो है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो यहां पे हमने कह दिया कि भाई Q1 का क्या पोजीशन वेक्टर है, r1 कंसीडर कर लिया और Q2 का क्या है, r2। अब बस बाकी सब वो का वो। तो देखिएगा यहां अगर मैं ये कहूं भाई Q1 Q2 पे किधर फोर्स लगाएगा, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है तो इधर फोर्स लगाएगा, इसको बोला F12 फोर्स। Q1 किधर, Q2 किस पे लगाएगा भाई, F21 फोर्स लगाएगा आपका। ठीक है, और यहां पे 2 से 1 की तरफ जाएंगे तो R21 और ये R12 वेक्टर। सब समझ आ रहा है आपको को है कि नहीं। तो यहां से क्या करेंगे, मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि F12 क्या है और F21 क्या है। तो आपको समझ आया, R1 R2 दोनों ही पोजीशन वेक्टर हैं। F21 जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम 1 to चार्ज 2 एंड R21 इज 2 to 1। ये सब मैं बता चुका हूं आपको, अब मैं सीधा ही लिख रहा हूं। तो यहां से F12 आपके पास आ जाएगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R12 कैप। और हम इसको डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूं भाई, K Q1 Q2 बाय R क्यूब R12 कैप, सॉरी वेक्टर यहाँ क्यूब आ जाएगा, सॉरी। और सिमिलरली हम लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R
क्यूब R21 वेक्टर। यहां तक सेम है पीछे वाला, या थोड़ा सा चेंज है बस, और वो चेंज क्या है, वहां पे हमें R12 R21 दोनों ही एक सेम लाइन ऑफ एक्सिस पे काम कर रहे थे, दोनों ही सेम लाइन ऑफ एक्सिस पे थे, बट यहां पे दोनों ही क्या हैं, ये R21 है और यहाँ, लेकिन यहाँ प्लेन के अंदर अगर हमें इनकी पोजीशन बतानी है इनकी, तो हमें इन पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में बतानी होगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में बतानी होगी, तो यहाँ से देखिएगा R21 कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ से इस पोजीशन, ये पोजीशन वेक्टर ये हो गया, इसकी डायरेक्शन ये हो गई। R12 अगर यहाँ कंसीडर करूँ तो देखिएगा, यहाँ पे मैं ये देख लेता हूँ R12, ये देखो R12, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा लो, R12 है कि नहीं। तो देखिएगा हमें क्या चाहिए, R12 चाहिए। आप इसको पॉइंट कंसीडर कर लो A और इसको पॉइंट कंसीडर कर लो B। तो यहां से देखिए OAB, इस ट्राइंगल में देखिएगा ये आपका वेक्टर इधर है, ये इधर है और ये इधर है। तो यहां से R21 निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो कौन सा लो यूज करोगे, ट्राइंगुलर लो। कौन सा लो, ट्राइंगुलर लो यहां यूज करेंगे OAB पे। अब ट्राइंगुलर लो क्या होता है भाई, जहां दो वेक्टर हैं वो आपके क्या हैं, दोनों ही, देखो ये वाले मैं क्या होता है कि भाई इसकी पूंछ, ठीक है, ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है, तो इसका हेड दूसरे की टेल के साथ ज्वाइन है, ये क्या है, रेगुलर में है। और इन यहाँ रिजल्टेंट कौन सा होता है, जहां पे हेड टू हेड ज्वाइन हो और टेल टू टेल ज्वाइन हो। ट्राइंगुलर लो में रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होता है भाई, जहां पे वो वेक्टर, जहां दो वेक्टर्स की टेल और हेड से हेड ज्वाइन होता है, वो रिजल्टेंट होता है। तो यहां देखिएगा ये वाला इसकी टेल के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पे हेड, देखो ना इसका हेड बन जाएगा ये। तो देखो हेड से हेड और टेल से टेल। अरे यार ये हेड होता है, एरो जिधर होता है, और ये क्या होती है आपकी टेल, हाँ कि ना। तो यहाँ ट्राइंगुलर रो लगाएंगे, तो OAB के अंदर, OAB के अंदर देखते हैं हम, यहाँ रिजल्टेंट कौन सा आ गया हमारा, R2। तो फ्रॉम OAB ट्राइंगल, फ्रॉम OAB ट्राइंगल से क्या करेंगे, देखिएगा R2 क्या है हमारा, रिजल्टेंट वेक्टर है, और ये किसके बराबर होगा, R12 प्लस R1, और यहाँ पे हो जाएगा, हमें R21 की वैल्यू चाहिए, तो R12 किसके बराबर आ गया, R2 माइनस ऑफ R1, R2 माइनस ऑफ R1, ओके। तो यहाँ से R12 किसके बराबर आ गया, R2 में से R1 पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे तो हमें R12 पता लग जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहां से देखिएगा, अभी मैं इसको मिटा रहा हूं, और इधर देखो ये हमारा आता है R21 वेक्टर। तो यहां देखो अब सिमिलरली यहां ट्राइंगुलर लो लगाओ, तो ये देखो यहां इसकी टेल ये इधर जा रहा है, तो यहां देखिए अब रिजल्टेंट कौन सा है आपका, ये हो गया, देखो टेल से टेल और हेड से हेड। तो उसी ट्राइंगल से R21 किसके बराबर हो जाएगा भाई, R1 माइनस ऑफ R2, है कि नहीं। और यहां इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर करो, इसको सेकंड कंसीडर कर लो आप। तो यहां पे R12 क्या आया हमारा, R2 माइनस ऑफ R1, R1 माइनस R2 आ गया आपका R21, किससे, ट्राइंगुलर लॉ का यूज कर लिया, ठीक है। अब देखिएगा R21 और R12 जो है वो एक दूसरे के माइनस ही तो हैं भाई। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, या यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, ये देखो ये ले लिया, R2 माइनस ऑफ, देखो क्या R12 नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, R12 इज इक्वल टू R21 का माइनस। ओ तेरी, ये तो यार वो का वो फॉर्म आ गया आपका, सिर्फ पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में हमने यहाँ चेंज किया। और यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, वही भाई, ये हमें पता लग गया, तो अब क्या लिख सकते हैं,
F21 या सॉरी F12 जो है F21 के माइनस। क्या हमने पहले जो किया था वही आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? तो ये आपका होता है प्लेन के अंदर। बस यहाँ पे ट्रायंगुलर लॉ कैसे अप्लाई करना है, पोजीशन वेक्टर है, सिर्फ वो चेंज है, बाकी सब आपका जो हमने स्ट्रेट लाइन पे किया था सेम टू सेम है। अब आपको न्यूमेरिकल जो मिलेंगे वहाँ यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे सकता है, R1 to R2 पोजीशन वेक्टर दे सकता है और आपसे फोर्स फाइंड करवा सकता है। ठीक है, तो ये आपका होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसको अच्छे से छाप लो, समझ लो, बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, और ना आवे तो कमेंट बॉक्स में दोबारा बोल देना, इसको बार बार रिपीट करो। जो चीज़ नहीं समझ में आए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते।